ब्रीचिंग द टारगेट। अब टारगेट का मतलब है लक्ष्य है, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, और किसी चीज़ को ब्रीच करना मतलब उसको वायलेट कर देना, उसका उल्लंघन कर देना, उस चीज़ को क्रॉस कर देना, तोड़ देना। तो टारगेट तोड़ दिया, टारगेट को ब्रीच कर दिया। देखो यहाँ पर समझ में आएगा क्या है। राइजिंग इन्फ्लेशन यानी बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन या बढ़ती हुई मुद्रास्फीति लीव्स ये छोड़ती है नो रूम, कोई रूम नहीं छोड़ती, कोई जगह नहीं छोड़ती, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। किसकी? फॉर अ कट, की एक कटौती की जा सके, कट किया जा सके इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज की दरों में कोई कटौती की जा सके। एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड वॉइस टुडे। आई हैव अ बिट ऑफ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड, सो माई वॉइस हैज़ become a bit hoarse, so I apologize for that, and please bear with me. I've got a lot of things that I can teach you here, that I can explain to you. So breaching the target यहाँ पर टाइटल है यहाँ पे, और यहाँ पे राइजिंग को आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा इन्फ्लेशन राइज करता हुआ। अब इन्फ्लेशन के लिए वर्ब आ गया लीव, या लीव करता है। क्या लीव करता है? ऑब्जेक्ट है नो रूम, मतलब रूम नहीं छोड़ता है। किसके लिए? फॉर प्रेपोजिशन बता रही है, एक कट के लिए। कट किस में है? इनने बताया इंटरेस्ट रेट्स में है। तो क्योंकि प्राइसेस बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को नहीं घटा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को घटाने का मतलब है इंटरेस्ट फिर लेना आसान हो जाएगा, फिर बिजनेसेस या लोग और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, मतलब और ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और महंगाई और बढ़ेगी। इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन जो है, यानी कि जो रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो कंज्यूमर्स हैं, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, वो जब सामान खरीदते हैं तो उसमें उनको सभी चीज़ों के दामों में कितनी बढ़ोतरी दिखाई देती है। ग्रोसरीज, ऑयल, ठीक है, कपड़े, ये सब जो है रिटेल इन्फ्लेशन हो गया। तो ये जो रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है ना, इसने ब्रीच कर दिया, इसने एकदम ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया दी RBI's 4% टारगेट। RBI का टारगेट है 4%, 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए रिटेल इन्फ्लेशन, ये RBI का टारगेट है। लेकिन ये इतना ज़्यादा हो गया कि इस इन्फ्लेशन ने तोड़ दिया इस टारगेट को। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ है ऐसा, अंडर द न्यू CPI सीरीज, नई CPI सीरीज के तहत। CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक कैलकुलेट करने का तरीका है कि कंज्यूमर जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, जो चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, है ना, खाने की चीज़ें खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खरीदते हैं, तो वो जब खरीदते हैं तो उनके प्राइसेस में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, ये कैलकुलेट करने का तरीका है CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये न्यू CPI सीरीज़ है, मतलब कोई एक नया मेथड निकाला है, नया तरीका निकाला है देखने का, इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। राइजिंग टू 4.38%, ये बढ़ के कहाँ चला गया? 4.38% पे चला गया, 4.38 इन जून में। और कहाँ से आया था? फ्रॉम ओरिजिन की प्रेपोजिशन है 3.93 से, 3.93 था ये मई में, ठीक है, और लगभग 2.7 था एक साल पहले। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्जेक्ट है इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, इसके लिए वर्ब है ब्रीच, ब्रीच का ऑब्जेक्ट है ये टारगेट, ठीक है। ये टारगेट है किसका? RBI का है। RBI में देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा के हमने बताया है। और ये टारगेट कितना है? 4% का है। 4%, इसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहे हैं टारगेट को। टारगेट कैसा है? 4%। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। किसने ब्रीच किया? कब किया? पहली बार किया। किसके तहत, किस सर्कमस्टेंसेस में किया? अंडर प्रेपोजिशन बताएगी, न्यू CPI सीरीज के तहत किया। और राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है इस इन्फ्लेशन के लिए, ये राइज कर रहा है, राइज किया इसने, राइज करके कहाँ पहुँच गया? डेस्टिनेशन बताने की प्रेपोजिशन 2 है, 4.38% पे पहुँच गया। कब? जून के अंदर। फ्रॉम ने ओरिजिन बताया, इस परसेंट से चला था, कहाँ पे चला था? टाइम बताया, इन महीने। और लगभग अबाउट प्रेपोजिशन ने बताया अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7% थी एक साल पहले। द लेटेस्ट प्रिंट, जो सबसे नया प्रिंट हमें मिला है, सबसे नए आंकड़े मिले हैं, रिफ्लेक्ट्स, ये दिखाते हैं क्या? अ ब्रॉडर पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर्स that had until recently remained concentrated at the producer level, largely driven by spiraling transport and fuel costs since the US-Iran conflict in late February. इस सेंटेंस का मीनिंग एक बार आप खुद निकाल कर देखो, वीडियो को पॉज करके, फिर देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे।
तो जो सबसे नए आंकड़े हमें मिले हैं, ठीक है, सबसे नया नंबर जो हमें मिला है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है लेटेस्ट प्रिंट, वो है रिफ्लेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक ब्रॉडर यानी एक ज़्यादा बड़ा। क्या है ज़्यादा बड़ा? पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर्स। ये समझो आप, ये क्या होता है? पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर्स। प्राइस प्रेशर्स मतलब दाम का दबाव, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो प्राइस का प्रेशर पड़ रहा है, ये हो गया प्राइस प्रेशर। और पास थ्रू क्या होता है? तो जब बिजनेसेस हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, जब उनकी लागत बढ़ती है, उनको गुड्स प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, तो फिर ये वो किससे वसूलते हैं? फिर ये धीरे धीरे कंज्यूमर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है ना। फिर धीरे धीरे जब आप सामान खरीदने जाते हो बाजार से, तो आपको सामान महंगा मिलता है, क्योंकि बनाने वाले को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, तो अब आपसे ज़्यादा पैसा वो चार्ज करेगा, तो उसको जो हुआ वो कॉम्पनसेट करेगा आपसे पैसे ले लेके। तो ये होता है पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर। जो उस कंपनी या बिजनेस के ऊपर प्राइस का प्रेशर आया, उसने उस प्रेशर को पास कर दिया आपके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। तो एक बड़ा पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर हमें दिखाई दिया। दैट हैड, पास परफेक्ट टेंस है तो हैड आ गया, जिसने अभी तक रिसेंटली, हाल ही तक तो क्या हुआ था? रिमेन। ये बना हुआ था पहले, ये जो प्राइस प्रेशर से बने हुए थे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब बिल्कुल इकट्ठे हो रखे थे, वहीं पे केंद्रित थे। एट द प्रोड्यूसर लेवल, मतलब ये प्राइस का प्रेशर सिर्फ प्रोड्यूसर को फील हो रहा था, ठीक है, उत्पादक को, सामान बनाने वाले को फील हो रहा था। लार्जली ड्रिवन बाय, इसको ड्राइव कौन कर रहा है, यानी इसको कौन ट्रिगर कर रहा है, इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? स्पायरलिंग मतलब बढ़ते हुए, बहुत ऊंचाई छूते हुए। ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन सब के बढ़ते हुए जो दाम है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक ब्रॉडर पास थ्रू हो रहा है प्राइस प्रेशर्स का। अब तक तो ये प्रोड्यूसर लेवल तक था, अब इसको ड्राइव कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये ट्रांसपोर्ट और फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है इसलिए। और ये कब से बढ़ रही है? सिंस, कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ के बताएगा, द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है सिंस। सिंस का ऑब्जेक्ट है यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। यूएस के ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तब से लेके, कब हुआ था? इन लेट फरवरी। नाउ माई mouth kind of hurts, or rather my throat kind of hurts. Just a minute please. Consequently, परिणाम स्वरूप, the gap, जो गैप है, जो अंतर है, किसके बीच में? होलसेल और रिटेल वाले इन्फ्लेशन में। होलसेल इन्फ्लेशन वो होता है जो बिजनेसेस फील करते हैं, फैक्ट्रीज फील करती हैं सामान को प्रोड्यूस करते हुए, और रिटेल इन्फ्लेशन वो होता है जो कंज्यूमर फील करता है। हम और आप जब खरीदते हैं सामान तो हमें कितनी महंगाई दिखती है, वो है रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इनके बीच का जो गैप है वो मार्जिनली, यानी बहुत कम ही, बहुत मामूली रूप से ही नैरो हुआ है, कम हुआ है। मतलब ये बिजनेसेस एकदम से बहुत बड़ा पास थ्रू नहीं कर रहे कि सारा ही एकदम कंज्यूमर से कॉम्पनसेट करवा लिया। मान लो पहले होलसेल इन्फ्लेशन था 10% और रिटेल इन्फ्लेशन था 4%, तो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया 4.5%, तो गैप आ गया, थोड़ा सा गैप कम हो गया। पहले 4 से 10 यानी 6 का गैप था, फिर 4.5 हो गया, मतलब फिर 5.5 का गैप हो गया फिर, तो गैप थोड़ा सा कम हुआ है, मार्जिनली थोड़ा ही कम हुआ है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अभी भी हाई प्राइस को एंडोर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उन्होंने पूरा एकदम पास नहीं किया अपनी कॉस्ट को कंज्यूमर्स को, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे बिजनेसेस सफ़र करते रहेंगे वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अपने सेलिंग प्राइस को। होलसेल इन्फ्लेशन जो है अब वो किस पे आधारित है? 2022 और 23 के ऊपर जो आधारित है वो बना रहा एलिवेटेड बना रहा, मतलब उठा रहा, ऊपर रहा। वो किस पर रहा? एट ने बताया 9.87% पे रहा जून में। अब ये ऊपर हो गया था, किससे ऊपर हुआ था? फ्रॉम ने बताया पहले 9.68 था, फिर 9.87 हो गया ये मई में था ये 9.68। फ्यूल और पावर कंटिन्यू टू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर यानी सामान बनाने वाले, गुड्स प्रोड्यूस करने वाले जो हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा प्रेशर एक्सर्ट किसने किया? एक्सर्ट करना मतलब अप्लाई करना, डालना, दबाव डालना, प्रेशर डालना, तो किसने? फ्यूल और पावर ने।
तो फ्यूल और पावर प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगे रहे हैं। और एग्जर्ट करने का मतलब किसी चीज़ को अप्लाई करना होता है। जैसे यू नीड टू एग्जर्ट मोर एफर्ट, मतलब आपको और प्रयास डालना है। हम ऐसे ही बोलते हैं ही एग्जर्टेड हिमसेल्फ, इसका मतलब हुआ उसने अपने आप को एकदम झोंक दिया, उसने बहुत मेहनत करी। तो यहाँ पे फ्यूल और पावर एग्जर्ट करते रहे प्रेशर को प्रोड्यूसर्स के ऊपर। पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल कॉस्ट वगैरह जो है, फ्यूल, ये प्रेशर डालते रहे प्रोड्यूसर्स पर। रिकॉर्डिंग इन्फ्लेशन, साथ में क्या इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हुआ 27% का। ओनली मार्जिनली, सिर्फ बहुत कम ही, मार्जिनली लोअर, बहुत ही मार्जिनली, बहुत ही मामूली रूप से कम था ये, अगर मई से कंपेयर करें जो कि था 28.18%। एज इंडिया इंपोर्ट्स, क्योंकि भारत आयात करता है, दूसरे देश से लेके आता है लगभग 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। जो भी भारत के पास कच्चा तेल होता है उसका 90% भारत दूसरे देशों से लेकर आता है। उनके क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो ज़रूरत होती है, उसका 90% लेकर आता है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स सर्ज टू, जो वैल्यू है मर्चेंडाइज की, मर्चेंडाइज मतलब सामान, गुड्स को ही बोलते हैं, माल को बोलते हैं। तो जो माल की वैल्यू है, कीमत है, उनकी जो इंपोर्ट्स है, मर्चेंडाइज के जो इंपोर्ट्स हैं, कि कितना माल आप इंपोर्ट करते हो, उसकी जो वैल्यू है वो सर्ज कर गई, बढ़ के 70.8 बिलियन डॉलर्स हो गई, जून में हो गई। फ्रॉम, कहाँ से, अबाउट 54.1 बिलियन डॉलर्स, 54.1 बिलियन डॉलर्स थी पहले, ये 1 साल पहले। इवन दो, हालांकि आप कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे बताएंगे। इम्पोर्ट वॉल्यूम्स जो है, वॉल्यूम्स मतलब कि जो माल आप इंपोर्ट करते हो उसकी जो मात्रा है, डिड नॉट राइज, वो नहीं बढ़ी, प्रोपोर्शनेटली, मतलब उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से ये वैल्यू बढ़ी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स की। 70.8 बिलियन डॉलर्स हो गई, लेकिन मर्चेंडाइज की जो वॉल्यूम्स है वो नहीं बढ़ी। मतलब सामान तो उतना ही आया, सामान ज़्यादा इंपोर्ट नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी पैसे ज़्यादा लगे क्योंकि सामान महंगा हो गया। दिस अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट करना होता है, किसी चीज़ को एम्फोसाइज करना होता है, दिखाना होता है। ये दिखाता है कि कैसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एम्प्लीफाइड बाय क्रूड प्राइसेस that briefly crossed a barrel has driven systemic price pressures across the economy। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है हमको, क्या दिखा रहा है कि कैसे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आप किसको कहेंगे, कि जब आप दूसरे देशों से महंगी चीज़ अपने देश में लेकर आते हो, उसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है उसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये एम्पलीफाइड है, देखो पास्ट पार्टिसिपल है। किसी चीज़ को एम्पलीफाई करना मतलब उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देना, उसको और मजबूत बना देना, उसको बढ़ा देना। तो जैसे आपने इन्फ्लेशन को एम्पलीफाई कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। सोशल मीडिया कई बार पब्लिक के आउटरीच को एम्पलीफाई कर देती है। आप एक माइक यूज़ करते हो जो आपकी वॉइस को एम्पलीफाई कर देता है। तो एम्पलीफाई कैसे हुआ ये इन्फ्लेशन? बाय क्रूड प्राइजेस की वजह से, इनके दामों की वजह से। दैट ब्रीफली, जो कुछ समय के लिए क्रॉस कर गए थे 110 बिलियन डॉलर से बैरल को, नहीं बिलियन नहीं है, $110 से बैरल को। एक बैरल $110 का आता था, उससे भी ऊपर का आने लग गया था। अब इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पे मेन वर्ब आई है। इसने क्या किया, ड्रिवन किया है, कि लेकर आया है, इसने ट्रिगर किया है, इसने ये कारण बनाया है किसी चीज़ का, किसका, सिस्टेमिक या सिस्टेमिक प्राइस प्रेशर्स का कारण बना है। मतलब पूरे सिस्टम का ही, पूरा एक सिस्टमैटिक हमें राइज दिखाई दे रहा है, सिस्टमैटिक राइज दिखाई दे रहा है। हाई प्राइसेस हो गए हैं हर जगह, पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे देखो दिस सब्जेक्ट है, अंडरस्कोर वर्ब है, ठीक है। फिर अंडरस्कोर का ऑब्जेक्ट है ये पूरा क्लॉज, यहाँ से लेके पूरा यहीं तक है। अभी इन्फ्लेशन कौन सा है ये बताने के लिए हमने यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज लगाया, एम्पलीफाइड बाय क्रूड प्राइसेस। और इसमें भी ये इलिप्टिकल क्लॉज कहेंगे क्योंकि इसमें विच वॉज एम्पलीफाइड नहीं बोला, सीधा वर्ब लगा दिया। अब प्राइसेस आ गए, प्राइसेस के लिए एक और रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट ब्रीफली क्रॉस्ड, जिसने क्रॉस कर लिया था $110 से बैरल को। अब जाके इन्फ्लेशन के लिए यहाँ पे वर्ब आया ड्रिवन का ऑब्जेक्ट है ये प्रेशर। कहाँ पे किया इसने ड्राइव, अक्रॉस द इकोनॉमी किया। द रुपीज शार्प
डेप्रिशिएशन। जो रुपए की गिरावट हुई है ना, इतनी शार्प हुई है, यानी इतनी सडनली, इतनी अचानक, इतना ज़्यादा गिर गया है वो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, इसके बीच एडेड टू दीज प्रेशर्स ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट द रुपीज़, इसने इन प्रेशर्स को ऐड कर दिया। यानी पहले से ही प्राइस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये जो रुपी का भी डिप्रिशिएशन हो गया इसने ये प्रेशर और बढ़ा दिया। ऑल्दो, हालांकि आरबीआई का इंटरवेंशन जो है, यानी आरबीआई अगर यहाँ पे हस्तक्षेप करे, आरबीआई अगर बीच में आए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, अच्छा वो आया था तो उसके इंटरवेंशन ने हेल्प की थी कुशन द फॉल, इसकी वजह से फॉल थोड़ा कुशन हो गया था। देखो कुशन आपको पता है ना, सोफे पे रखते हैं, अगर कोई गिर रहा है और आप बीच में कुशन डाल दो तो अब उसके गिरने पे उसको चोट कम आएगी ना, गिरेगा तो अभी भी लेकिन चोट कम आएगी। तो आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज में इंटरवेंशन करके फॉल को कुशन ज़रूर कर दिया था। रुपी का शार्प डिप्रिशिएशन हुआ, इसकी वजह से प्राइस प्रेशर्स बढ़े, लेकिन आरबीआई ने इंटरवीन करके कुछ तो सहायता प्रदान की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, रुपी को और ज़्यादा डिप्रिशिएट होने से बचाया डॉलर्स वगैरह सेल करके। द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है, जब आप सामान है आपके पास अलग अलग प्रकार के, उनको आप ट्रांसपोर्ट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, मेरिट्स क्लोजर एग्जामिनेशन, ये मेरिट करता है क्लोजर यानी और भी नज़दीकी, एग्जामिनेशन यानी कि जांच। मेरिट का मतलब यहाँ पर देखो, मेरिट का नॉर्मली मतलब होता है गुण या क्वालिटी। जैसे आपको मेरिट पे जॉब मिलती है, मतलब आपकी क्वालिटी पे जॉब मिलती है, आप में कितनी क्वालिटी है। लेकिन यहाँ पे मेरिट अगर कोई चीज़ मेरिट करती है ना, इसका मतलब वो चीज़ लायक है उसके, वो चीज़ हकदार है उसकी, वो चीज़ को हक है उसका। तो जो ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी है ना, ये हकदार है क्लोजर एग्जामिनेशन की, मतलब ट्रांसपोर्ट की जो कैटेगरी है उसकी जांच होनी चाहिए बहुत बारीकी से। ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन, इसका जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो परिवहन भी महंगा हो गया है, ठीक है, लोग चीज़ों को लाना ले जाना महंगा हो गया है क्योंकि तेल महंगा हो गया है, मोर देन डबल से भी ज़्यादा हो गया, 4.31% हो गया जून में, ये 1.75% था मई में। जबकि जो सब ग्रुप है, इसका छोटा ग्रुप है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जो सर्विसेज हैं, रिमेंड वो बना रहा, एलिवेटेड वो भी उठा रहा और बढ़ के कहाँ चला गया, 7.70% पे चला गया, पहले कहाँ था 7.63% था। अनदर नोटेबल प्रेशर पॉइंट हैज़ बीन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक और ध्यान देने योग्य जो प्रेशर पॉइंट है, दबाव का बिंदु है, वो क्या रहा है, रेस्टोरेंट्स रहे हैं और होटल्स रहे हैं। ऑल्दो द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, हालांकि गवर्नमेंट ने घोषणा की थी एक मॉडेस्ट रिडक्शन की। मॉडेस्ट रिडक्शन बोलने का मतलब है एक छोटा सा रिडक्शन, कुछ तो कटौती करी थी उन्होंने कमर्शियल एलपीजी में, एलपीजी के जो दाम है उनमें करी थी, कमर्शियल वाले जो है अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में पहले की थी। इट हैज़ डन लिटल, खाली लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, उसने बहुत ही कम किया है ऑफसेट करने के लिए द स्टीप इंक्रीजेज थ्रू मई एंड जून। किसी चीज़ को ऑफसेट करने का मतलब होता है वो किसी चीज़ को ना एक तरफ से हार्म मिला है, कुछ नुकसान हुआ है, अब आप उसको उभरने के लिए दूसरी तरफ से उसको थोड़ा सहारा लगा देते हो तो आप बोलेंगे आपने उस चीज़ को ऑफसेट किया। देखो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ ये समझने के लिए ऑफसेट का कैसे यूज होता है। देखो जैसे अगर आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है तो आपके टैक्सेस में अगर कट लग जाए तो जो आपके टैक्स का कट होगा ना, ये आपकी लिविंग कॉस्ट को ऑफसेट कर देगा। ऑफसेट कर देगा, ऑफसेट कर देगा मतलब क्या हुआ, थोड़ा बैलेंस बन जाएगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, लेकिन फिर कंपनी को जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा थी, तो आप कहेंगे कि कंपनी के प्रॉफिट को ऑफसेट कर दिया उनके प्रोडक्शन कॉस्ट ने। तो इन्होंने एलपीजी प्राइसेस के दाम घटाए तो, लेकिन ये ऑफसेट नहीं कर पाया। स्टीप मतलब बहुत ज़्यादा सडन, अचानक से जो उछाल आ गया प्राइसेस में मई और जून में, इसको ऑफसेट नहीं कर पाया ये रिडक्शन, मॉडेस्ट सा रिडक्शन। व्हेन द प्राइस ऑफ अ 19.2 kg कमर्शियल सिलेंडर इन दिल्ली में
इतने किलो के कमर्शियल सिलेंडर का जो प्राइस है वो चढ़ गया, कहाँ पहुंच गया, 2,930 रुपये पे पहुंच गया बिफोर ईजिंग मार्जिनली। मार्जिनली मतलब बहुत मामूली रूप से, ईज होने से पहले। ईज होना मतलब थोड़ा कम होना, थोड़ा तो आराम मिलना। द सिस्टम वाइड इम्पैक्ट जो है ना, ये एविडेंट है, मतलब साफ दिखाई दे रहा है फूड प्राइसेस में भी, खाद्य पदार्थों में भी दिख रहा है। विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है बढ़कर अब 5.32% हो गया है, पहले 4.78% था। मतलब खाने की चीज़ें भी महंगी हो गई है अब। मई में था इतना ये। अनदर सिग्निफिकेंट प्राइस प्रेशर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दाम का जो दबाव है ऑन द CFPI यानी कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के ऊपर, दैट मस्ट बी फैक्टर्ड, जिसको फैक्टर किया जाना चाहिए। आप किसी चीज़ को फैक्टर करते हो मतलब उसको भी अपनी कैलकुलेशन में जोड़ते हो, ठीक है। फैक्टर को यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं। एज अ वर्ब फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को आप अपने कैलकुलेशन में जोड़ रहे हो, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए चल रहे हो। तो एक और प्रेशर जो है जिसको हमें लेकर चलना चाहिए वो है इन फैक्टर्ड इन आ चाहिए। पूरा फ्रेजल वर्ब है फैक्टर्ड इन, आपको फैक्टर इन करना चाहिए उसको। क्या है वो? इज द प्रोजेक्शन मतलब एस्टिमेशन ऑफ अ डेफिशिएंट साउथ वेस्ट मानसून। डेफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, जो पूरा ना हो, कम हो। एक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का यहाँ पर मतलब है अनुमान, एस्टिमेट। जो वेदर फोरकास्टर हैं उनको वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनसून सीज़न ख़राब होने वाला है और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, कृषि के ऊपर। दो द एक्सटेंट विल बिकम क्लियरर। एक्सटेंट यानी कि एक्सटेंट को क्या बोले हिंदी में, कि जो प्रभाव होगा, प्रभाव वो क्लियर होगा, पता चलेगा हमें साफ साफ आने वाले हफ्तों में, सप्ताह में। हमें अभी नहीं पता कितना होगा इसका प्रभाव, एक्सटेंट। मीनवाइल हाल ही में नहीं, इसी दौरान क्या हो रहा है, डिस्पाइट द सेंटर मोर देन डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज, सेंटर ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को डबल से भी ज़्यादा करके बढ़ा दिया था। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ किस पे लगाई? गोल्ड पे और सिल्वर पे। मतलब अगर आप दूसरे देशों से गोल्ड या सिल्वर खरीदोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, वो टैक्स बहुत बड़ा लगेगा। ऐसा बना दिया था सेंटर ने, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया था। 6% था पहले, 15% कर दिया था। लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, कि जो बुलियन इम्पोर्ट्स हैं, मतलब वही सोने चांदी के जो एक्सपोर्ट है, सोने का जो बार्स या, ठीक है, और किस में होता है, कॉइन्स में होता है, उसके जो इंपोर्ट्स हैं वो अभी भी रॉबस्ट बने हुए हैं, मतलब बहुत ही मजबूत बने हुए हैं। अमिड किसके बीच? ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच। एक पूरी वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, फिर भी ये इंपोर्ट्स मजबूत हैं, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है। हायर ज्वेलरी प्राइसेस, ज्वेलरी के प्राइस भी इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, और हाउस होल्ड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, घर के सारे खर्चे बढ़ रहे हैं, घर के बजट ब्रीच हो रहे हैं। ऑल्दो द सीज फायर अनाउंस्ड इन लेट जून, हालांकि जो सीज फायर अनाउंस हुआ था ना कि युद्ध में विराम लग रहा है, जून में जो बताया गया था, उसने कुछ समय के लिए कम कर दिया था क्रूड प्राइसेस को, यानी क्रूड प्राइसेस कम हो गए थे, दाम कम हो गए थे। दे हैव बिगन राइजिंग अगेन, वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। गिवन कंटिन्यूइंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गिवन मतलब इसको कंसिडर करते हुए, इसको देखते हुए कि जो जारी है ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है, इसका मतलब क्या है? जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है सब कुछ, पता नहीं कब वॉर एकदम छिड़ जाए। एंड परसिस्टेंट अपस्ट्रीम, और जो परसिस्टेंट अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम का मतलब ऊपर की तरफ कोई चीज़ जा रही है, जो कंटिन्यूअस ऊपरी स्तर है बना हुआ है प्राइस के प्रेशर्स का। इन्फ्लेशन इज अनलाइकली टू रिटर्न टू द RBI, इन्फ्लेशन अनलाइकली है, मतलब संभावना नहीं है इन्फ्लेशन की कि वो वापस आ जाएगा RBI के 4% के टारगेट पर जल्द ही। लिविंग नो रूम फॉर अ रेट कट, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है रेट कट की, कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जा सके। एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज अगस्त मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगस्त की मीटिंग होने वाली है
उसमें वो कोई रेट को कट कर दे, इसकी तो गुंजाइश है ही नहीं। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टेक केयर, बाय।